पिछले वीडियो यानी कि न्यूटन के गति के नियम पार्ट 1 में हमने गति के पहले नियम और उससे संबंधित सभी पहलुओं को ठीक ढंग से समझ लिया था। आज की वीडियो में मुझसे आगे की चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सुझाव है आपसे कि आप किसी भी चैप्टर का वीडियो अगर देखें तो उसे शुरू से देखें। जैसे कि गति का नियम अगर आपको देखना है तो पहले उसका पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें और पार्ट 3 देखें। इस तरह से हर चैप्टर को डिस्कस करते वक्त मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि पिछले चैप्टर के जिन चीजों की भी आवश्यकता उस चैप्टर को पढ़ने के लिए है, उन चीजों को मैं मोटे मोटे तौर पर वहां भी डिस्कस कर दूं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कुछ चीजों को नहीं समझ पाते हैं तो आप रेलवे फिजिक्स के सभी वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, आप जब सेट प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए बिना दुनियादारी की बात किए सीधे पॉइंट पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संवेग क्या है। संवेग यानी मोमेंटम ये क्या है। किसी गतिशील पिंड के गति के कुल परिमाण को पिंड का संवेग कहते हैं। ये एक रटा रटाया परिभाषा है, लेकिन आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि गति के कुल परिमाण से हमारा क्या मतलब है। देखिए, गति के कुल परिमाण से हमारा क्या मतलब है। कोई भी द्रव्यमान है, मान लिया जाए कि एक छोटा गेंद है और एक पत्थर है। अगर दोनों को ऊपर से गिराया जाए तो दोनों में g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण होगा। मतलब कि अगर समान ऊंचाई से गिराया जाए तो इसमें एक समान ही वेग होगा। लेकिन आप दैनिक जीवन के अपने अनुभवों के आधार पर इस चीज को समझ सकते हैं कि पत्थर की गेंद को कैच करना रबड़ की गेंद के बनिस्पत ज्यादा मुश्किल है और इसमें ज्यादा चोट लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी तरफ एक ही द्रव्यमान का कोई गेंद हो, दो गेंद हो, एक ही द्रव्यमान का दो गेंद है आपके पास, इसका भी द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान m है, लेकिन इसका वेग अगर कम है और दूसरे का वेग ज्यादा है तो आप महसूस करेंगे कि उस गेंद को पकड़ने में जिसका की वेग ज्यादा है, क्रिकेट खेलते वक्त अक्सर आप इन चीजों को महसूस करेंगे कि जिस गेंद में वेग ज्यादा है उसे कैच करना ज्यादा मुश्किल है उस गेंद के बनिस्पत जिसका की वेग कम है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कितना बल लगेगा हमारे हाथों पर, यानी कितना चोट महसूस होगा हमें। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि द्रव्यमान कितना है और इसके साथ ही वस्तु का वेग कितना है। तो यहाँ द्रव्यमान और वेग दोनों मिलाकर वस्तु के गति का कुल परिमाण बनाता है, जिसे कि हम संवेग कहते हैं। आगे इस चीज को आप भली भांति और अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। संवेग का मान जो होता है ये पिंड के द्रव्यमान यानी कि m और उसके वेग यानी कि v के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि हमने पीछे भी देख लिया है, किसी गेंद को कैच करने में हमें कितना चोट महसूस होगा, ये दोनों बातों पर डिपेंड करता है कि द्रव्यमान किसका ज्यादा है और वेग किसका ज्यादा है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, या इसका मान संवेग के मान के बराबर होता है। आगे देखें तो यहाँ कहा गया है कि किसी पिंड का संवेग p से सूचित किया जाता है, और इसके बाद अगर द्रव्यमान को m से और वेग v से सूचित किया जाए तो p बराबर m भी होगा। इस चीज को समझने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि संवेग यानी रैखिक संवेग, जब तक कि गति एक सरल रेखा पर है तो इसे रैखिक संवेग कहेंगे, और हम जहां जहां भी संवेग कहेंगे इसका मतलब रैखिक संवेग ही होगा। इस बात को भली भांति समझ लें। रैखिक संवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा में लिया जाता है। मैं समझता हूं कि आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। एक चीज मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जब भी हम किसी दो भौतिक राशि को गुना करते हैं, जैसे मान लिया जाए एक अदिश राशि है और एक सदिश राशि है, इस दोनों को जब भी हम गुना करते हैं तो यह एक सदिश ही होता है। ये बात अपने दिमाग में आप अच्छे से सेट कर लें। ये चाहे संवेग हो या कोई दूसरी भौतिक राशि हो जिसे कि अदिश और सदिश को गुना करके प्राप्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ द्रव्यमान और वेग को गुना करके संवेग प्राप्त हुआ है हमें। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है, तो यहाँ एक अदिश और सदिश को हम गुना कर रहे हैं, तो जो प्राप्त राशि है यानी कि संवेग, यह भी एक सदिश राशि ही होगी। दो अदिश को अगर गुना करें तो ये अदिश ही होगा। सदिश और सदिश को जब हम गुना करते हैं तो ये सदिश और अदिश दोनों हो सकता है, लेकिन रेलवे के सिलेबस के हिसाब से सदिश का सदिश के साथ गुणन इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो इस चीज पर हम ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और आगे चलते हैं। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अब ये देखते हैं कि संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये किस तरह होता है। हम जानते हैं कि संवेग बराबर क्या है, द्रव्यमान गुना वेग
तो संवेग का जो मात्रक होगा ये होगा द्रव्यमान का मात्रक यानी कि किलोग्राम, और वेग का मात्रक यानी कि मीटर प्रति सेकंड, इस दोनों का गुणनफल, और इस तरह से ये निकल कर आ जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप भली भांति समझ गए होंगे। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक कैसे निकाला जाता है या किसी भौतिक राशि की विमा कैसे निकाली जाती है, ये हमने मात्रक और विमाओं में भी भली भांति समझ लिया था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यहां भी मैंने आपको समझा दिया होगा। आगे हम देखते हैं कि संवेग की विमा mlt-1 है। अब हम यह देखते हैं कि ये mlt-1 ये कैसे होता है। हम जानते हैं कि P बराबर mv होता है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, जैसा कि हमने यहाँ पहले ही देख लिया है। अब अगर हमें संवेग की विमा निकालनी हो तो ये हो जाएगा द्रव्यमान की विमा जो कि m होता है, और वेग की विमा जो कि lt-1 होता है। अब इस दोनों को हम अगर एक साथ लाएं तो यहाँ हो जाएगा mlt-1, और इस तरह से हम देखते हैं कि संवेग की विमा mlt-1 होती है। तो उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को आप भली भांति समझ गए होंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना भी मटेरियल मैंने बनाया उनमें उन्हीं चीजों को लिया है जो कि रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इससे या तो सवाल पूछे गए हैं या पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो आप इन चीजों में कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे और इन सभी चीजों को समझेंगे। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि किस पॉइंट पर आपको कोई परेशानी हुई है। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो एक नया वीडियो लेक्चर बनाएंगे और आपको उन चीजों को भली भांति समझा देंगे। आगे देखते हैं अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि रेलवे 2018 का जो ग्रुप डी एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। संवेग बराबर हम जानते हैं कि होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी P बराबर हो जाएगा, यहाँ द्रव्यमान कितना है 80 किलोग्राम और वेग है 60 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इस दोनों को गुना करें तो ये हो जाएगा 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसे या तो ऐसे लिखें आप या इसे लिखें 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यही इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन 22/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। आगे अब हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की समय दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है तथा यह परिवर्तन बल के दिशा में होता है। अब सबसे पहली बात, संवेग में परिवर्तन की समय दर ये क्या है। मान लेते हैं कि एक कोई गेंद है जिसका द्रव्यमान m है और ये u वेग से गतिमान है। इस पर एक बल लगता है और t समय बाद इसका वेग v हो जाता है। तो यहां अगर देखें तो इसका संवेग क्या हो जाएगा mv, और यहां इसका संवेग अगर देखें तो हो जाएगा mu। इसे अगर p1 लिखें और इसे p2 लिखें तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, हमारा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग यानी कि mv माइनस mu, और समय दर का मतलब है कि इसमें सिर्फ हम t से भाग दे देंगे। तो ये हमारा है संवेग में परिवर्तन की समय दर। उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप भली भांति समझ गए होंगे कि ये संवेग में परिवर्तन की समय दर हमने किस हिसाब से निकाला है। अब ये कहता है कि वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है तथा यह परिवर्तन बल के दिशा में होता है। अब हम देखते हैं कि समानुपाती क्या होता है, यानी कि दो भौतिक राशि अगर समानुपाती है तो इसका क्या मतलब है। हम उदाहरण लेते हैं कि मान लिया जाए एक भौतिक राशि A है, दूसरी भौतिक राशि B है। अगर ये दोनों समानुपाती है तो इसका क्या मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि A 4 है और B 2 है, तो अगर हम इसको दुगुना करते हैं, इसे 8 कर देते हैं तो ये भी दुगुना हो जाएगा। इसे अगर हम 3 गुना करते हैं यानी इसको 12 करते हैं तो ये भी इधर 6 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब अगर हम इसमें एक रिलेशन देखना चाहें तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएं यानी कि समानुपाती के चिन्ह को हटाकर अगर हम बराबर का चिन्ह लगाना चाहें यहाँ, तो हम देखते हैं कि इन सब जगह पर अगर आप 2 से गुना कर दें तो हर जगह ये बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर हम किसी एक कांस्टेंट से यहाँ गुना कर दें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन यानी कि समानुपाती के चिन्ह को हटाकर हम बराबर के चिन्ह को लगा सकते हैं। ये दोनों चीज अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से गति के दूसरे नियम को समझ जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बना लें। अब यहाँ जो लिखा गया है संवेग में परिवर्तन की समय दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है, अर्थात हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है संवेग में परिवर्तन के समय दर के, यानी कि F समानुपाती हो जाएगा संवेग में परिवर्तन की समय दर क्या था mv माइनस mu बटे t।
अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ अगर हम m कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा v माइनस यू बटे टी, और v माइनस यू बटे टी ये बराबर होता है a के अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ये होता है a यानी त्वरण के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ma। अब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि अगर आपको समानुपाती का चिन्ह हटाना हो और बराबर का चिन्ह लाना हो तो एक कांस्टेंट से गुना करते हैं। तो यहां मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट k है, तो इस तरह ये हो जाएगा हमारा kma। अब एसआई सिस्टम में बल को इस तरह परिभाषित किया गया है कि k का मान 1 हो जाता है। अब आपके मन में एक सवाल यहाँ ये उठ सकता है कि हमने यहाँ k के मान को क्यों 1 ले लिया और क्यों इसे इस तरह से परिभाषित किया कि k का मान 1 हो गया, जबकि दूसरी बहुत जगह हम देखते हैं जहां की k का मान यानी जो भी कांस्टेंट होता है उसका कुछ ना कुछ मान होता है। तो इसका एक सीधा सा जवाब यह है कि फिजिक्स पढ़ते वक्त बल को पहली बार यही अनुभव किया गया था, इसलिए बल को परिभाषित ही इस तरह से किया गया कि k का मान 1 हो जाए। इसे फिजिक्स को सिर्फ आसान बनाने के लिए किया जाता है। आगे जब भी हम बल देखेंगे और उसके साथ प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना ही होगा, और जहां जहां भी कांस्टेंट के मान को 1 किया जाता है इसका मतलब है कि फिजिक्स में उस भौतिक राशि को पहली बार परिभाषित किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप भलीभांति समझ गए होंगे। तो k बराबर अगर 1 हो जाता है हमारा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ f बराबर ma, m यानी कि द्रव्यमान और a यानी कि त्वरण। ये काफी महत्वपूर्ण संबंध है और इससे काफी न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप भलीभांति समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मेरी सलाह माने तो आप इन चीजों का एक प्रॉपर नोट्स मेरे साथ ही बनाते चलें। आगे देखते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ये जो हमने पहले ही देख लिया है। F बराबर ma निकल कर आया था हमारे पास, तो बल हो गया यहाँ द्रव्यमान और गुना त्वरण। इसके आगे है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का परिमाण या व्यंजक या सूत्र ज्ञात होता है। बिल्कुल, यहाँ बल के लिए ये जो व्यंजक निकल कर आया है F बराबर ma, ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम से निकल कर आया है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में इससे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बल का जो व्यंजक है या बल का जो परिमाण है ये न्यूटन के किस गति के नियम से निकल कर आता है। आगे देखते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अब ये न्यूटन कहां से आता है, इस चीज को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। बल का मात्रक क्या होगा, F बराबर ma होता है, तो F यानी बल का मात्रक क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा द्रव्यमान का मात्रक गुना त्वरण का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि बल का जो मात्रक होगा वो होगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम न्यूटन कहते हैं। यानी कि 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम लिखते हैं। एग्जाम में इससे भी सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो आप टिक करेंगे 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ आगे मेंशन भी कर दिया है। आगे 1 न्यूटन को परिभाषित किया गया है कि अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगा बल पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे तो बल को 1 न्यूटन का कहा जाता है। यानी 1 न्यूटन के लिए हमें एक द्रव्यमान चाहिए जो कि 1 किलो का होगा, क्योंकि 1 किलो से अगर ज्यादा हो गया तो ये 1 से ज्यादा इसका परिमाण हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम गुना 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण। तो अगर किसी 1 किलोग्राम के द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे कोई बल, तो इसे 1 न्यूटन का बल कहा जाएगा। आगे है बल की बीमा mlt-2 होता है, तो हम जानते हैं कि F बराबर ma है, तो F की बीमा यानी बल की बीमा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की बीमा यानी कि m और त्वरण की बीमा यानी कि lt-2, और इस दोनों को अगर मिलाएं तो ये हो जाएगा mlt-2। तो आप ये भी समझ गए कि इसे निकालते कैसे हैं, और आप अगर सीधे सीधे नोट्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कि बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि सीधे सीधे इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अब एक चीज और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम और 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसे सीजीएस पद्धति में अगर लिखें तो किलोग्राम को अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, और मीटर को अगर हम सीजीएस में चेंज करें तो यहाँ हो जाएगा लंबाई का इकाई सेंटीमीटर, और ये 1 मीटर बराबर हो जाता है 100 सेंटीमीटर, और समय के लिए हम सेकंड का ही उपयोग करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 0 ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर, और इसी ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं
डाइन, तो अगर हम यहाँ देखें तो इसे लिख सकते हैं 10 पर पावर 5 डाइन, यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे सीधे सीधे सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। आगे है बल का गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार होता है। किलोग्राम भार क्या होता है, यानी कि 1 किलोग्राम के पिंड को पृथ्वी अपने तरफ जिस बल से खींचती है इसे हम 1 किलोग्राम भार कहते हैं। और हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो अपनी तरफ खींचने का त्वरण है वो है g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर मान लिया जाए कि 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है तो हम कहेंगे कि 1 किलोग्राम भार यानी कि 1 किलोग्राम वेट ये उस बल के बराबर होता है जो कि 1 किलोग्राम के पिंड में 9.8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे। वैसे ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इससे रेलवे ने ना तो सवाल पूछे हैं और ना ही पूछे जाने की उतनी संभावना बनती है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि बल का गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार होता है। आगे अब हम बल के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 2 किलोग्राम की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चल रही है, वस्तु पर लगने वाला नेट बल क्या होगा। हम जानते हैं कि F बराबर होता है ma, m यानी द्रव्यमान है दिया हुआ 2 किलोग्राम, a यानी त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि 8 न्यूटन, और यही हमारा आंसर होगा। अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं एक बार और। 800 किलोग्राम की एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है, ब्रेक द्वारा आरोपित किया गया बल क्या होगा। इस सवाल को आप भली भांति तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपने पिछला चैप्टर यानी कि गति को भली भांति समझा होगा। यहाँ देखते हैं हम दिया हुआ क्या क्या है। द्रव्यमान दिया हुआ है 800 किलोग्राम, कार का वेग दिया हुआ है यानी प्रारंभिक वेग u बराबर दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और चूंकि समय यहाँ दिया हुआ है सेकंड में तो हम इसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें। तो हमें इसके लिए गुना करना होता है 90 को 5/18 से, तो यहाँ हो जाएगा ये 25 मीटर प्रति सेकंड। इस चीज को आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो के बाद गति के सारे वीडियोज को देख लें। मेरा विश्वास है कि अगर आपने गति के सारे वीडियोज को ठीक ढंग से देख के समझ लिया तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे है t बराबर 5 सेकंड और ब्रेक लगने के बाद अंतिम वेग यानी कि v बराबर हो जाता है 0। तो ब्रेक द्वारा बल जो लगाया जाएगा F बराबर ये क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब हम सबसे पहले यहाँ a अगर निकालें तो a बराबर होता है v माइनस u बटे t। v है यहाँ 0, u है 25 मीटर प्रति सेकंड और t है 5 सेकंड। तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। -5 ये दर्शा रहा है कि त्वरण ऋणात्मक है यानी कि इस त्वरण की वजह से वस्तु का वेग घटेगा। अब हम अगर देखें तो F बराबर क्या होगा, F बराबर हो जाएगा हमारा ma। m दिया हुआ है 800 किलोग्राम और a दिया हुआ है -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करें तो ये निकल कर आएगा 4000 न्यूटन जो कि ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक चिन्ह यहाँ ये दर्शा रहा है कि बल की जो दिशा होगी वह वेग की दिशा के अपोजिट होगी यानी कि वेग की दिशा के विपरीत होगी। अगर यहाँ माइनस लगा हुआ हो तो माइनस के साथ, और अगर सिर्फ परिमाण पूछे तो 4000 न्यूटन। ये आप सॉल्व करके आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन 20/9/2018 के तीसरे शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। आगे हम न्यूटन के गति के दूसरे नियम का कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। क्रिकेट के खेल में कैच लपकते समय क्षेत्ररक्षक का अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचना, यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी गेंद को कैच करता है कोई भी फील्डर तो वो अपने हाथ को यहाँ कैच किया फिर इस तरह से गति के दिशा में पीछे ले जाता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ देखिए क्या कर रहा है क्षेत्ररक्षक। गेंद आया इसके हाथ में, गेंद में भी कुछ वेग था यानी कि u था मान लिया जाए वेग, और v यानी कि 0 करने के लिए इसने कुछ समय लिया। तो यहाँ हमारा जो संवेग परिवर्तन का समय दर हो जाएगा mv माइनस mu बटे t। अंतिम संवेग 0 ही होगा क्योंकि v 0 है। तो यहां से v तक पहुंचने में अगर समय हमारा ज्यादा लगता है तो f कम हो जाएगा, f समानुपाती होता है इसके। तो f यानी कि बल हमारा कम हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे हम t को बढ़ाते जाएंगे तो बल कम होता जाएगा और फील्डर कम चोट का अनुभव करेगा। यही वजह है कि कैच लपकते समय अपने हाथों को गेंद के गति के दिशा में फील्डर आगे की तरफ बढ़ाता है। अगला देखते हैं हम एग्जाम्पल। पक्के फर्श पर कूदने की अपेक्षा बालू पर कूदने में कम चोट लगता है क्योंकि पक्के फर्श पर अगर आप कूदते हैं तो आपका जो प्रारंभिक वेग था u
और जो अंतिम वेग भी यानी 0 हुआ, उसमें परिवर्तन में समय काफी कम लगा, यानी कि t बराबर लगभग 0 में आपका वेग u से भी यानी कि 0 हो गया। इस तरह से आप पर ज्यादा बल लगाया जाएगा और आप ज्यादा चोट का अनुभव करेंगे। आगे उसी तरह कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा बर्फ की सिल्ली को एक ही बार में तोड़ना। अगर बर्फ की सिल्ली ये मान लिया जाए यहाँ है, तो इसमें खिलाड़ी क्या करता है, इस जगह पर हाथ मारता है, तेजी से मारता है और काफी कम समय में उसका संवेग 0 हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि mu जो भी वेग होगा वहां से इसका वेग 0 हो जाता है और इसके साथ ही संवेग भी 0 हो जाता है और काफी कम समय में होता है। तो जब ज्यादा बल लगा पाता है वो बर्फ के सिल्ली पर और बर्फ का सिल्ली टूट जाता है। आगे देखते हैं वाहनों में सॉकर का प्रयोग होना। वाहन में सॉकर का प्रयोग जो किया जाता है उसका वजह भी यही है। आपने देखा होगा कि सीट के नीचे इस तरह का स्प्रिंग का एक सॉकर लगा होता है। इसका क्या काम है, इसका भी यही काम है कि अगर मान लिया जाए किसी गड्ढे में गाड़ी जाती है तो सीट अचानक से नीचे आना चाहता है, लेकिन स्प्रिंग इसे क्या करता है, धीरे धीरे नीचे लाता है। धीरे धीरे नीचे लाने की वजह से संवेग में परिवर्तन की दर में t ज्यादा हो जाता है और बल कम लगता है और इस तरह से कम चोट का अनुभव करता है जो भी इंसान इस सीट पर बैठा होगा। यही वजह है कि वाहनों में सॉकर का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी काम का भी होगा। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे या फिर आप अगर सेट प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप देखेंगे कि यह वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिन्हें इस वीडियो से फायदा मिल सकता है। और फाइनली अगर आप अपने इस दोस्त के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के मजेदार वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और दमदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।